नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में और मैं हूं प्रदीप मिश्रा। और आज हम बात करेंगे दिल्ली की असली सड़कों की, उन लोगों की जिनकी मेहनत से ये शहर हर दिन जगता है। हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और लाखों कई लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी जद्दोजहद के बिना दिल्ली की रौनक अधूरी है? आज हम जानेंगे इनका इतिहास, इनकी रोज की लड़ाई, कानून, सरकार की नीतियां और मास्टर प्लान की असलियत। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की सड़क पर वेंडर्स और झुग्गियों की असली कहानी क्या है? दिल्ली की सड़क पर हर दिन लाखों वेंडर्स फल, सब्जी, कपड़े, खिलौने, चाय, नाश्ता, यहाँ सब कुछ बेचते हैं। शहर की करीब 2 से लेकर 2.5% आबादी स्ट्रीट वेंडिंग से अपना घर चलाती है। इन वेंडर्स की वजह से हर तबके को सस्ती, ताजा और एक्सेसिबल चीजें मिलती हैं। लेकिन आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, इनका जीवन हमेशा अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितता और संघर्ष से भरा हुआ है। वेंडर्स और झुग्गी वालों के सामने रोज एक नई जंग है। जी हाँ, ज्यादातर वेंडर्स और झुग्गी वाले बिना किसी लीगल लाइसेंस या पट्टे के रहते हैं। हर वक्त हटाए जाने का उन पर डर रहता है और पुलिस और लोकल अथॉरिटीज को अक्सर रिश्वत देके वो अपना काम चलाते हैं। मतलब ब्राइब और एक्सटॉर्शन यहाँ आपको रेगुलर नजर आएगा। और साथ में एविक्शन ड्राइव, जी हाँ, अथॉरिटीज का एविक्शन ड्राइव। कभी भी सड़क खाली करो या झुग्गी हटाओ का फरमान आ जाता है और फिर पूरी कमाई और छत दोनों खतरों में पड़ जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज जैसे साफ पानी, सैनिटेशन, बिजली और सुरक्षित जगह की भारी कमी। अब इनकम फ्लक्चुएशन की बात करें तो बाजार में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कमाई कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी खुशी कभी गम वाली हालत रहती है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो महिला वेंडर्स और झुग्गी में रहने वाली महिलाओं को ज़्यादा हरासमेंट और वायलेंस का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 के इम्पैक्ट की बात करें तो महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं लोगों का हुआ है। अब इसका एक सरकारी नजरिया देखते हैं। जी हाँ, वेंडर या ट्रेसपासर। अक्सर सरकार और लोकल बॉडीज वेंडर्स और झुग्गी वालों को अवैध कब्जेदार मानते हैं। उनका मानना है कि उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो सड़कें जाम, सफाई खराब और पब्लिक न्यूसेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए बार बार एविक्शन ड्राइव, फाइन और पेनल्टीज लगती रहती हैं। लेकिन बगैर प्रॉपर प्लानिंग, मैपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी सॉल्यूशन टिकाऊ इनका नहीं बन पाता। अब आप एक बात बताओ, दिल्ली का मास्टर प्लान आ रहा है। जब वो आएगा ही नहीं तो ये सारी चीजें तो डेवलप होंगी ना, लोग कहाँ जाएंगे? आप सरकार हो, आप क्यों नहीं करते हो? क्यों इतने सालों से लोग दिल्ली के मास्टर प्लान का इंतजार कर रहे हैं? अब नई गवर्नमेंट आई है, अब लोगों की उम्मीद बढ़ी है कि नई गवर्नमेंट जरूर कुछ ना कुछ करेगी। तो हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इन लोगों की जिंदगी में भी एक नयापन लेकर आएगा, एक संघर्षपूर्ण जिंदगी से एक आरामदायक जिंदगी में कन्वर्ट करेगा। और कानूनी लड़ाई की बात करें तो 41 ईयर का एक लगातार संघर्ष और एक कानून की जीत, इसको भी आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। 1972 से लेकर 2014 तक स्ट्रीट वेंडर्स ने अपने हक की एक लंबी लड़ाई लड़ी। सेवा जैसे यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक आवाज उठाई। आखिरकार 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट पास हुआ। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के कुछ हाइलाइट्स आपको बताता हूँ। टाउन वेंडिंग कमेटी, टीवीसी। हर शहर में टीवीसी बनेगा जो वेंडर्स की गिनती करेगा, वेंडिंग जोन तय करेगा और सर्टिफिकेट्स देगा। सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, 14 साल से ऊपर के हर वेंडर को वेंडिंग सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे उसे लीगल स्टेटस मिलेगा। नो एविक्शन विदाउट सर्वे, जब तक सर्वे और सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता वेंडर को हटाया नहीं जा सकता।
अब वेंडिंग जोन की बात कर लेते हैं। सभी वेंडर्स को वेंडिंग जोन में जगह दी जाएगी। अगर जगह कम पड़ी तो लॉटरी से एलोकेशन होगा। रीलोकेशन और नोटिस, अगर कोई एरिया नो वेंडिंग जोन घोषित होता है तो वेंडर्स को 30 दिन का नोटिस और दूसरी जगह दी जाएगी। पेनल्टी की बात करें तो बिना सर्टिफिकेट या नियम तोड़ने पर 2000 रुपए तक फाइन भी इन पे लग सकता है। अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करते हैं। जी हाँ, हर जोन में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी होगी। पॉलिसी वर्सेस ग्राउंड रियलिटी की बात भी आपको अब जानना जरूरी है। वो हाईलाइट तो आपने समझ लिए, लेकिन कागज पर कानून और जमीन पर जंग ये भी लगातार चल रही है। कानून तो बन गया, लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली बात हो गई। ग्राउंड रियलिटी में कई चैलेंजेस हैं। इम्प्लीमेंटेशन इनका ढीला है। कई शहरों में एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत बहुत कमज़ोर है, जिससे वेंडर्स आज भी हरासमेंट झेल रहे हैं। और लाइसेंस कैप्स की बात करें तो कई शहरों में लाइसेंस की संख्या बहुत बहुत कम रखी गई, जबकि वेंडर्स की संख्या लाखों में है। और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वेंडर्स फॉर्मल सिस्टम में आ ही नहीं पाते। कई वेंडर्स को स्कीम और उनके हक के बारे में पता ही नहीं होता। पीएम स्वनिधि स्कीम, जी हाँ, लोन स्कीम तो आई, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और ब्यूरोक्रेसी के चलते बहुत कम वेंडर्स को इसका फायदा मिला। अब अर्बन प्लानिंग और इंक्लूसिव पॉलिसी, जी हाँ, रास्ता आखिर है क्या? मैपिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें तो अगर वेंडिंग जोन और झुग्गियों को सही मैपिंग हो और लोगों को प्लानिंग में शामिल किया जाए तो जहां चाह वहां राह सच हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि साफ पानी, सैनिटेशन और वेस्ट डिस्पोजल की सुविधा वेंडर्स और झुग्गी वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंसान को जीने का हक है। और इंक्लूसिव अर्बन पॉलिसी के तहत अर्बन डेवलपमेंट में इन्हें प्रॉब्लम नहीं, पार्टनर मानना होगा। मास्टर प्लान 2041 दिल्ली को वर्ल्ड मैप पर चमकाने की कोशिश और असली सवाल। आज दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के हिसाब से वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की कोशिश हो रही है, अच्छी बात है। जो अनऑथराइज्ड कब्जा है वो हटना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं हटना चाहिए, लेकिन अगर एक सिस्टमैटिक प्लानिंग की जाए तो क्या इसको पहले से सही ढंग से प्लेस नहीं किया जा सकता? क्यों ये बाद में पहले बस जाते हैं, इनको रिलोकेट कर दिया जाता है और कुछ लोग वहां पर मकान किराए पे लगाकर वापस यहीं आके फिर से कब्जा छोड़ते नहीं हैं? क्यों हम जगते नहीं है? क्यों जब हम अलॉटमेंट होती है तो क्यों उसको प्रॉपर हटा नहीं देते हैं? कैसे सरकारी जमीन पे कब्जा शुरू हो जाता है? ये कौन सी सरकार है? मैं किसी एक सरकार पे नहीं बोल रहा हूँ। ये अच्छा है कि ये प्रॉपर क्लीन होके सरकारी जमीन जो अगर उस पर अनऑथराइज्ड कब्जा है तो वहां हटना चाहिए। एक वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली मास्टर प्लान के हिसाब से बननी चाहिए, लेकिन पहले बसने दो बाद में उजाड़ो, ये नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने बसाया है कहीं ना कहीं ये भी उनकी भी गलती है, क्योंकि इंसान का जीने का हक है। लेकिन असली सवाल आज हर आदमी के मन में यही है, जब ये सारी बस्तियां, रेडियां, ये झुग्गियां बिना इजाजत के बस रही थी तब गवर्नमेंट कहाँ थी? जब सरकारी जमीन पर अनऑथराइज्ड तरीके से लोग बस रहे थे तब अथॉरिटीज ने टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया? या इतनी सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप हो गई, क्या सरकार को पता भी नहीं चला? वो अफसर कहाँ चले गए थे, किन छुट्टियों पे भेज दिए गए थे, तो इतनी सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप हो गई। मैं देख रहा हूँ 2007-8 से दिल्ली के लोग मास्टर प्लान लाने के लिए कितने संघर्ष कर रहे हैं। अगर उस समय भी आ जाता तो उस समय से लेकर 2025 तक जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप हुई उनको भी तो रोका जा सकता था, लेकिन नहीं। हम आएंगे नहीं, हम काम करेंगे नहीं, और अगर कुछ आप गलत करेंगे तो हम उसको तोड़ देंगे। जब रिहैबिलिटेशन के नाम पर अलॉटमेंट हो जाए तो डिमोलिशन ड्राइव क्यों नहीं टाइम पे हो रही है? बार बार मैं सवाल उठा रहा हूँ। असल में आग लगने पर कुआं खोदना हमारी सिस्टम की पुरानी आदत है। अगर मास्टर प्लान को सही वक्त पे लागू किया जाता और साथ में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में ईमानदारी होती तो शायद आज हजारों लोगों के घर उजड़ने की नौबत नहीं आती। आज दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 के हिसाब से वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की कोशिश हो रही है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यही कोशिश, यही प्लानिंग और यही विजन पहले दिखाया जाता तो शायद आज ना तो लोगों के घर टूटते और ना ही उनकी रोजी रोटी पर आंच आती। जहाँ चाह वहाँ राह, लेकिन राह
तभी बनती है जब चाह के साथ सही प्लानिंग और टाइमली एक्शन हो। उम्मीद है अब ये अथॉरिटी सिर्फ मास्टर प्लान बनाने तक ही सीमित ना रहे, बल्कि ग्राउंड रियलिटी पर उतनी ही जिम्मेदारी से काम करे, ताकि दिल्ली सच में एक इंक्लूसिव और प्लान सिटी बन सके, जहां हर किसी को जीने, कमाने और बसने का हक है। अब बात करते हैं पब्लिक के लिए सीख। जी हाँ, इस कहानी से क्या सीखे? पहली चीज, अर्बन प्लानिंग में टाइमली, लोकेशन और लीगल कंप्लायंस सबसे बड़ा फैक्टर है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का असर ग्राउंड रियलिटी पे पड़ता है। लीगल कंप्लायंस बहुत जरूरी है। स्ट्रीट वेंडर्स और झुग्गी वाले सिर्फ अवैध कब्जेदार नहीं, बल्कि शहर की इकोनॉमी और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की बैकबोन है। इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग, टाइमली एक्शन और सही इम्प्लीमेंटेशन से ही दिल्ली सच में वर्ल्ड क्लास सिटी बन सकती है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि दिल्ली किस तरह से सड़कों की जद्दोजहद और उम्मीदें लेकर साथ में घूम रहा है। अगर दिल्ली की असली कहानी इन सड़कों, बस्तियों और मेहनतकश लोगों की है, तो ये कहानी है प्लानिंग, पॉलिसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी। सड़कों पर वेंडर्स और झुग्गी वालों ने अपनी मेहनत से शहर को जिंदा रखा हुआ है, लेकिन अगर अथॉरिटीज ने वक्त पर मास्टर प्लान और कानूनों को सही से लागू किया होता, तो शायद आज हजारों लोगों के घर और रोजगार दोनों बच जाते। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण इन्हें बसाकर और वोट के लिए जिंदा रखना, इन कॉलोनियों को जिंदा रखना, ये मेरे को लगता है कि कहीं हद तक गलत हुआ है। दिल्ली के उन लोगों के साथ गलत हुआ है जिनके घर उजड़ रहे हैं। जहां चाह वहां राह, लेकिन राह तभी बनती है जब चाह के साथ सही प्लानिंग और टाइमली एक्शन भी हो। ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम लाते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी हर वो खबर जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखती है। आपकी फ्यूचर में कैसे प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करे, उस पे हम लोग ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह आगे भी जुड़े रहिए प्रॉपर्टी मिश्रा शो के साथ। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपके सवालों और सुझावों का इंतजार रहेगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।